सो हेलो सुपर फैंस। तो वाट इफ का सीजन 2 हम लोग के सामने आ चुका है और ये तो मानना पड़ेगा कि वाट इफ के सीजन 1 को हम लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं कि उसमें क्या कुछ हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग वाट इफ के सीजन 1 को पूरे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और पूरे सीजन को रिकैप करने वाले हैं कि उस सीजन में क्या कुछ हुआ था। तो अगर आप लोग भी भूल चुके हैं और आप लोग भी उसको वापस से रिकैप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड रोल द इंट्रो। तो वाट इफ शुरू होता है और हमें सबसे पहले बताया जाता है मल्टीवर्स के बारे में, जहाँ पे बस एक अलग डिसीजन या एक अलग चॉइस के कारण एक न्यू यूनिवर्स बन जाता है। मतलब हम जो मेन मार्वल यूनिवर्स जानते हैं वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर के एक अलग डिसीजन या चॉइस के कारण एक न्यू यूनिवर्स बन जाता है। और ऐसे ही कई सारे यूनिवर्सेस बने हुए हैं और बनते रहते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं और इन सबको साथ में ही मल्टीवर्स कहा जाता है। और फिर हमें वॉचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पे वॉचर खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि हेलो आई एम द वॉचर और मेरा काम है पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ वॉच करना, मतलब दखल अंदाजी करना नहीं। मतलब वॉचर टाइम के शुरू से ही मल्टीवर्स के बीच रहता आया है, लेकिन वो कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता। मतलब वो बंदा इतना पावरफुल है कि कुछ भी कर सकता है, मगर वो बस वॉच करता है, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है। मतलब पूरे मल्टीवर्स में जो हो रहा है वो होने देता है, वो कभी भी बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, वो बस वॉच करता है और हम लोगों को अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाते रहता है, जिसमें से पहला एपिसोड का एक कहानी है। जैसे कि पहला एपिसोड स्टार्ट होता है और उसका नाम होता है कि व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर। तो एपिसोड फर्स्ट का शुरुआत होता है और इसमें हमें वर्ल्ड वार 2 के समय का कहानी बताया जा रहा है, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड ही एक वॉर में गया होता है। वहीं पे अमेरिका और जर्मनी भी आपस में वॉर कर रहे होते हैं, मगर जर्मनी की हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन और उसका लीडर रेड स्कल पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका होता है। इसीलिए अमेरिका डिसाइड करती है कि स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बनाया जाएगा, ताकि वो कैप्टन अमेरिका बन के और इस वॉर को ख़त्म कर सके। फिर स्टीव रॉजर्स जब कैप्टन अमेरिका बनने के लिए जा रहे होते हैं, तब वहाँ पे एक हाइड्रा का एजेंट आ जाता है और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। और फिर जो वो एजेंट होता है वो वहाँ से सीरम लेके भागने लगता है। तभी हमारे कैप्टन जो होते हैं वो अपना कैप्टनगिरी दिखाने सामने आ जाते हैं और वहाँ पे गोली खा के पड़े होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे इस एपिसोड की हीरोइन की, मतलब पेगी कार्टर की, और वो वहाँ पे उस एजेंट को गोली मार देती है और सीरम अपने कब्जे में ले लेती है। फिर वो स्टीव के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो अब यहाँ पे, क्योंकि स्टीव जो है वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है और वो एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़्यादा टाइम, पैसा और एफर्ट लगा था, पेगी इस चांस को जाने नहीं देना चाहती थी। वो सोचती है कि क्यों ना मैं ही कैप्टन अमेरिका बन जाऊं। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि मैं अब इस सीरम को अपने अंदर लूँगी। तो उसके बाद वो उस बॉक्स में जाकर बैठ जाती है और स्टार्क को बोलती है कि चलो स्विच को दबाओ। तो स्टार्क भी स्विच दबा देता है और हमें मिलता है हमारा सबसे पहला फीमेल सुपर हीरो, जिनका नाम होता है कैप्टन कार्टर। तो शुरू में तो उनको बहुत ही ज़्यादा नकारा जाता है कि एक फीमेल सुपर हीरो कैसे हो सकती है, बट जब वो खुद से ही एक मिशन पे चली जाती है और वहाँ पे हाइड्रा एजेंट्स को पीट करके वहाँ से टेसरेक्ट ले आती है, तब सब उनको मानने लगते हैं कि हाँ ये कैप्टन बनने लायक है और इन्हें कैप्टन कार्टर कहा जा सकता है। और हाँ, मिशन पे जाने से पहले ही स्टार्क ने उन्हें सूट और शील्ड गिफ्ट कर दिया होता है और तभी स्टार्क को टेसरेक्ट मिल जाता है और उससे वो एक सूट बनाता है जिसे हाइड्रा स्टॉपर नाम दिया जाता है और उस सूट को हमारे स्टीव रॉजर्स पहनते हैं। फिर वहाँ पे पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स दोनों मिल करके हाइड्रा एजेंट के गुंडों से लड़ते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करते हैं। उन्हें एक दिन पता चलता है कि रेड स्कल एक ट्रेन में जा रहा है, तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं उसको मारने का, क्योंकि रेड स्कल जो होता है वो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाया रहता है और वो एक खतरा बन चुका होता है। इसीलिए वो लोग उसे मारने तो जाते हैं, मगर उनके साथ धोखा हो जाता है और वहाँ पे स्टीव रॉजर्स जो होता है
वो किडनैप हो जाता है और फिर रेड स्कल जो होता है वो स्टीव रॉजर्स के सूट में से टेसरेक्ट निकाल लेता है और वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है जिसमें से बहुत ही बड़ा सा ऑक्टोपस बाहर निकालता है, क्योंकि वो ऑक्टोपस के साथ मिल करके पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। बट कैप्टन कार्टर वहाँ पे आ जाती है स्टीव रॉजर्स को बचाने के लिए और फिर स्टीव रॉजर्स और कैप्टन कार्टर दोनों साथ मिलकर उस ऑक्टोपस से लड़ते हैं। स्टीव रॉजर्स तो बच जाते हैं मगर कैप्टन कार्टर जो कि उस ऑक्टोपस को पोर्टल में वापस भेजने की कोशिश कर रही थी वो भी उस ऑक्टोपस के साथ पोर्टल में पूरा अंदर चल जाती है और फंस जाती है। फिर 70 साल बाद निक फ्यूरी एंड हॉकाई ने मिलकर उनको बाहर निकाला होता है उस पोर्टल से और उनको बता रहा होता है कि वॉर जो है वो तो 70 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है, अब तो हम लोग 70 साल आगे आ चुके हैं। और इसी के साथ पहला एपिसोड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर एपिसोड 2 का शुरुआत होता है और इस एपिसोड का नाम होता है व्हाट इफ टिचाला बिकम अ स्टार लॉर्ड। इस एपिसोड के स्टार्ट में ही वॉचर हमें बताता है कि जहां एक यूनिवर्स में वोंडू ने पीटर क्विल मतलब नल्ले को किडनैप कर लिया था और उसके बाद वो स्टार लॉर्ड बन गया था, ठीक उसी तरह योंडू और उसके आदमी वकांडा जाकर टिचाला को किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद योंडू टिचाला को बोलता है कि वकांडा बर्बाद हो चुका है और फिर टिचाला योंडू के साथ ही रहने लगता है और वो इस यूनिवर्स में टिचाला स्टार लॉर्ड बन जाता है। मगर टिचाला एक ऐसा लुटेरा होता है जो अमीरों से लूटता है और गरीबों को देता है, मतलब अपने यूनिवर्स में वो एक बहुत ही अच्छा आदमी होता है। इसके कारण उसके बहुत सारे लोग दोस्त होते हैं जिसमें से एक थैनोस भी होता है और इस यूनिवर्स में टिचाला ने थैनोस को समझा दिया होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना और आधे यूनिवर्स को ख़त्म कर देना ये बात कहीं से भी सही नहीं है। और हमारे थैनोस चचा समझ भी जाते हैं, मतलब आश्चर्य का बात तो ये है कि हमारे थैनोस चचा इस बात को समझ भी गए। वाह क्या बात है। तो वहीं पे नेबुला जो होती है वो टिचाला को बताती है कि कलेक्टर के पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे एम्ब्रस ऑफ जेनेसिस कहा जाता है और जिसके मदद से किसी भी प्लेनेट को पूरा हरा भरा बनाया जा सकता है। तो इसके बाद टिचाला क्योंकि एक अच्छा आदमी होता है तो वो सोचता है कि वो इस ऑब्जेक्ट को लेने जाएगा और गैलेक्सी में प्रेजेंट जितने भी प्लेनेट है सबको हरा भरा बना देगा, जिसके बाद किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद टिचाला अपनी एक टीम तैयार करता है और कलेक्टर के पास जाता है और उससे एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस को छीन लेता है और वो लोगों की मदद करने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वकांडा बिल्कुल सही सलामत है और उसका परिवार उसे ढूंढ रहा है। यह सब बात फिर टिचाला योंडू से पूछता है तो योंडू वहाँ पर टिचाला को सब चीज़ सच सच बता देता है। तो फिर योंडू, टिचाला और उसके आदमी सब मिलकर वकांडा जाते हैं और फिर टिचाला अपने परिवार से वहाँ जाकर मिलता है और इन्हीं सब के दौरान टिचाला जो होता है वो गैलेक्सी का एक बहुत ही बड़ा हीरो बन चुका होता है और उसे अपना परिवार भी मिल चुका होता है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। और अब एपिसोड 3 का शुरुआत होता है जिसका नाम होता है व्हाट इफ वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटिएस्ट हीरोज, यानी कि क्या होता अगर दुनिया अपने सबसे महान सुपर हीरोज को खो देती। इस एपिसोड के शुरू होते ही वाचर हमें बताता है कि जहां एक यूनिवर्स में निक फ्यूरी ने अपनी सुपर हीरो टीम बना ली थी, वहीं इस यूनिवर्स में निक फ्यूरी जब अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा होता है तब उसके टीम के सारे मेंबर्स एक एक करके मर रहे होते हैं। यानी निक फ्यूरी जब सबसे पहले आयरन मैन के पास जाता है और वहाँ ब्लैक विडो आयरन मैन को एक इंजेक्शन देती है और आयरन मैन की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे अनवर्दी होता है और वो भी अपने हैमर को उठाने जा ही रहा होता है, तभी हॉकाई का तीर उसे आकर लग जाता है और थॉर की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। अब हॉकाई को थॉर के मौत के इल्ज़ाम में जेल में बंद किया जाता है और हॉकाई भी जेल में बैठे बैठे अचानक से ही मर जाता है। उसके बाद निक फ्यूरी ब्लैक विडो से कहता है कि वह इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करे। फिर ब्लैक विडो इन्वेस्टिगेशन करने ब्रूस बैनर के पास पहुंचती है और क्योंकि ब्रूस बैनर भी एवेंजर्स टीम में शामिल किया गया होता है और फिर हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे फूलने लगता है और धीरे धीरे फूलते फूलते वो पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाता है और इसी के साथ हल्क यानी ब्रूस बैनर की भी मौत हो जाती है। फिर दूसरी तरफ वहाँ लोकी को पता चलता है कि उसके भाई थॉर की मौत हो चुकी है और ये सब सुन के लोकी अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्थ पे आ जाता है और अर्थ को पूरी तरह से तबाह करने लगता है और निक फ्यूरी को भी बोलता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। बट
निक फ्यूरी उसे समझाता है कि थॉर को उसने नहीं मारा है और जिसने मारा है उसको ढूंढने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद यहाँ ब्लैक विडो जो होती है वो उस कातिल का पता लगा चुकी होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ब्लैक विडो का भी मौत हो जाता है। लेकिन वो मरने से पहले निक फ्यूरी को सब कुछ बता चुकी होती है और निक फ्यूरी को पता चल गया होता है कि कातिल कौन है। निक फ्यूरी को ये पता चल गया होता है कि कातिल जो होता है वो हैंक पिम होता है, क्योंकि उसकी बेटी होप एक टाइम पे शील्ड की एजेंट होती है जो कि एक मिशन के दौरान मारी जाती है और हैंक पिम को यही लगता है कि उसकी बेटी का मौत का जिम्मेदार शील्ड और निक फ्यूरी है। और फिर उसके बाद से ही वह इन सब से बदला ले रहा है, जिसके बाद निक फ्यूरी एक कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पे होप वैन डाइन का एक कवर होता है और उसके पीछे पीछे हैंक पिम भी वहाँ आ जाता है और निक फ्यूरी को हैंक पिम सारी बात सच सच बता देता है कि वह यह सब अपनी बेटी का मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है और वहाँ पे वो निक फ्यूरी को धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पर जब वो निक फ्यूरी को मारने जाता है तभी वो लोकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ कभी निक फ्यूरी था ही नहीं, वहाँ हमेशा से लोकी ही था। फिर लोकी अपने भाई के मौत का बदला लेता है और अपने भाई का मौत का बदला लेने के बाद लोकी घर जाने के बजाय वहीं अर्थ पर ही रह जाता है और पूरी दुनिया पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देता है। और फिर निक फ्यूरी जब ये सब देखता है कि लोकी दुनिया पे कब्जा कर रहा है तो वो तुरंत ही कैप्टन मार्वल को बुला लेता है और सालों से आइस में जमे कैप्टन अमेरिका को भी बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर एपिसोड 4 का स्टार्ट होता है, जहाँ पे इस एपिसोड का नाम होता है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट इज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। इस एपिसोड के शुरू में वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में एक कार एक्सीडेंट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ खो देते हैं और कामाताज जाकर एशियंट वन से मैजिक सीखते हैं और सॉर्सरर सुप्रीम बनते हैं। ठीक उसी तरह इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ मिलकर एक डेट पर जाते हैं और वहां उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। पर इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज को तो कुछ नहीं होता है, मगर उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की मौत हो जाती है। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से बहुत ही प्यार करते हैं इसीलिए वो कामाताज जाते हैं और मैजिक सीखते हैं। वहाँ जाकर टाइम स्टोन को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वहाँ जाकर डोर मामू को भी हराते हैं। फिर वह टाइम स्टोन का यूज़ करके पास्ट में आ जाते हैं और एक्सीडेंट वाले इवेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार क्रिस्टीन फिर से मर जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से ऐसा ही करते हैं कि वो पास्ट में आ जाते हैं। मतलब ऐसा वो कई बार करते हैं कि टाइम को रिवर्स करते हैं, पास्ट में आ जाते हैं और इस इवेंट को चेंज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन रिजल्ट हर बार सेम ही होता है कि क्रिस्टीन हर बार मर जाती है। लेकिन इसके बाद ही एशियंट वन वहां आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने लगती है कि ये एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, बट ये एक ऐसा इवेंट है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जो कि फिक्स है, जिसको बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता और इसी के वजह से आज तुम एक इतने बड़े महान जादूगर बन पाए हो। मतलब अगर क्रिस्टीन का मौत नहीं होता तो तुम कामाताज भी नहीं जाते और इतने महान जादूगर भी नहीं बन पाते। बट डॉक्टर स्ट्रेंज एशियंट वन की बात नहीं मानता है और वो इस एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज करने की कोशिश करता रहता है और इसको चेंज करने के लिए वो पास्ट में एक लाइब्रेरी में जाता है, बहुत सारी मिस्टीरियस बुक्स को पढ़ता है, बहुत सारी मिस्टीरियस पावरफुल क्रीचर्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और इस बार वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस बार वो इस पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर पाता है और क्रिस्टीन को बचा लेता है। लेकिन क्योंकि इस बार वो नेचर के खिलाफ, मतलब नेचर के लॉस के खिलाफ जाकर काम किया होता है, इसीलिए उसका पूरा यूनिवर्स ही कोलैप्स करने लगता है। उसके बाद उसका पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है इसीलिए उसको वॉचर भी दिख रहा होता है और वो वॉचर से भी मदद मांगता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, बट वॉचर जो होता है वो पूरी तरह से मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और फिर उसका यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। इस बार उसके यूनिवर्स के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन भी खत्म हो जाती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आता है कि उसने जो कुछ भी किया वो कितना गलत था, मगर ये सारी चीज़ें जब तक उसको रियलाइज़ होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो पूरे यूनिवर्स में अकेला बचा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।
इसके बाद आता है 5th एपिसोड, जिसका नाम होता है व्हाट इफ ज़ॉम्बीज। यानी कि इस एपिसोड में हमें कहानी दिखाई गई है एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स की। इस एपिसोड में हैंक पिम जब अपनी वाइफ जेनेट वैन डाइन को ढूंढने क्वांटम रियल्म के अंदर जाता है, तब उसको वहाँ पे उसकी वाइफ तो मिल जाती है, मगर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्वांटम रियल्म के अंदर रहने से जो जेनेट वैन डाइन है उसको एक वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से वो एक ज़ॉम्बी बन गई है। फिर जब हैंक पिम उससे मिलने जाता है, तब वह उसे भी काट कर एक ज़ॉम्बी बना देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी हैंक पिम एंड जेनेट वैन डाइन दोनों क्वांटम रियल्म से बाहर निकल आते हैं, मगर वापस आते ही वह एक एक करके अपने दुनिया के सारे लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे सबको ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। फिर जो लोग भी इन ज़ॉम्बीज़ के कांटेक्ट में आते हैं वो लोग भी ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं। इन सबको होते होते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर वहाँ ब्रूस बैनर अर्थ पे आता है और सबको बताता है कि यहाँ पे थैनोस आने वाला है, लेकिन वो आते ही क्या देखता है कि यहाँ पे सारे लोग ही ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, यहाँ तक कि उसके साथी एवेंजर्स जो होते हैं वो भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर ब्रूस बैनर को स्पाइडरमैन एंड होप मिल के बचाते हैं, सिर्फ बचाते ही नहीं है बल्कि उसको एक सेफ जगह पे भी ले जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कौन कौन ऐसा है जो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना है, और उनमें से होते हैं पीटर पार्कर, हमारा स्पाइडरमैन, वॉस्प यानी होप वैन डाइन, शेरन कार्टर, बकी बार्न्स, हैप्पी और वाकांडा की ओकोई। इसके बाद वह सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई ऐसा है जिसने न्यू जर्सी के अंदर ज़ॉम्बीज़ वायरस का इलाज खोज लिया है। जिसके बाद वो सारे लोग एक ट्रेन पकड़ते हैं, उसमें बैठते हैं और न्यू जर्सी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन पर ज़ॉम्बी का अटैक हो जाता है और उनमें से कई तो वहीं पे मर जाते हैं। बचे हुए लोग जब न्यू जर्सी पहुंचते हैं तब उन्हें वहाँ पे विजन और टिचाला मिल जाते हैं। फिर विजन उन्हें बताता है कि मेरी माइंड स्टोन के पावर का यूज़ करके हम ज़ॉम्बी का इलाज खोज सकते हैं और उन्हें पहले की तरह ठीक कर सकते हैं। यहीं पे विजन उन सबको स्कॉटलैंड से मिलवाता है और वह उन सबको यह भी बताता है कि मैंने अपने माइंड स्टोन के रेडिएशन का यूज़ करके स्कॉटलैंड को ठीक कर दिया है, लेकिन अब इस रेडिएशन को पूरे दुनिया में फैलाकर और सबको वह ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वहाँ पे उस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद वह सब लोग फैसला करते हैं कि हम सब वाकांडा जाएंगे, क्योंकि वाकांडा में इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। उसके बाद विजन अपना माइंड स्टोन निकाल करके टिचाला और स्पाइडरमैन को दे देता है। उसके बाद टिचाला, स्पाइडरमैन, स्कॉटलैंड तीनों मिलकर एक प्लेन पकड़ते हैं और वहां से वाकांडा की तरफ निकल जाते हैं। बाकी बचे हुए जितने भी लोग होते हैं वो वहीं पे रुकते हैं ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने के लिए। लेकिन जब वो लोग वाकांडा जा रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि थैनोस वाकांडा पहले से ही पहुंच चुका है और जिसके पास ऑलरेडी 5 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद है। बट ये वाला थैनोस भी एक ज़ॉम्बी पहले से ही बन चुका होता है, जो कि वहाँ पे बस माइंड स्टोन का वेट कर रहा होता है, और वहीं पे एपिसोड ये वाला एंड हो जाता है। जिसके बाद स्टार्ट होता है 6th एपिसोड, जिसका नाम होता है व्हाट इफ किलमोंगर रेस्क्यू टोनी स्टार्क। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही वॉचर हमें दिखाता है कि जिस यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क को कुछ आतंकवादियों ने पकड़ लिया था और तब वह इन सब की वजह से ही आयरन मैन बन गया था, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क पे जब आतंकवादियों का हमला हो जाता है तब वहाँ पे किलमोंगर आके उसको बचा लेता है, और जिस वजह से इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क कभी भी आयरन मैन नहीं बन पाता है। और क्योंकि किलमोंगर ने उसका जान बचाया होता है, इसीलिए टोनी स्टार्क एंड किलमोंगर एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हमें फिर पता चलता है कि इस यूनिवर्स में भी किलमोंगर के प्लान बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मतलब बहुत बुरे हैं, और इसीलिए मतलब अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए उसने टोनी स्टार्क की मदद की थी। टोनी स्टार्क की मदद करने के बाद किलमोंगर स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक वाइब्रेनियम का ड्रोन बनाता है, लेकिन उसको ड्रोन की पूरी एक आर्मी चाहिए होती है, इसीलिए वह टोनी स्टार्क के दोस्त रोडी के साथ मिलकर वाइब्रेनियम का एक डील फाइनल करने जाता है उल्लेसिस क्लो के पास, और वो वहां जाकर वाइब्रेनियम की डील फाइनल भी कर देता है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम को चोर को ढूंढते ढूंढते उल्लेसिस क्लो के पास पहुंच जाता है, मगर यहाँ पे किलमोंगर जो होता है वो टिचाला और रोडी दोनों को ही वहाँ पे मार देता है। और हमें पता लगता है आगे चल के कि किलमोंगर ने उल्लेसिस क्लो के साथ मिलकर ये सारा प्लानिंग जो है वो पहले से ही कर रखा था, और फिर वह दुनिया के सामने इन दोनों की मौत को इस तरह से दिखाता है कि रोडी ने टिचाला को मार दिया और टिचाला ने रोडी को मार दिया।
ताकि इस वजह से अमेरिका और वकांडा दोनों देशों में दुश्मनी हो जाए। और ऐसा होता भी है, दोनों देशों में आपस में दुश्मनी हो जाती है। इसी दौरान टोनी स्टार्क को किलमॉन्गर की सच्चाई पता चल जाती है, मगर जो किलमॉन्गर होता है वो टोनी स्टार्क को भी मार देता है और उसकी मौत को ऐसा दिखाता है कि जैसे टोनी स्टार्क को वकांडा वालों ने मार दिया है, जिसकी वजह से यूएस आर्मी और भड़क जाती है और यूएस आर्मी वकांडन आर्मी पे हमला करने का पूरा प्लान बनाती है और अपनी आर्मी को वकांडन आर्मी पे हमला करने के लिए रेडी करके भेज भी देती है। लेकिन इधर जो किलमॉन्गर होता है वो उल्लेसिस क्लो को भी मार देता है ताकि वो वकांडा का दोस्त बन जाए, और ऐसा होता भी है, वो वकांडा का दोस्त बन जाता है। जिसके बाद वह वकांडा की तरफ से फाइट करता है और यूएस आर्मी को पूरी तरह से हरा देता है। जिसके बाद वकांडा के किंग टिचाका किलमॉन्गर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको न्यू ब्लैक पैंथर बना देते हैं, और जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट वाला एपिसोड शुरू होता है जिसका नाम होता है व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड, जिसका मतलब है कि क्या होता अगर थॉर अपने माता पिता का एक लौता बच्चा होता है। इस वाले यूनिवर्स में ओडिन जो होते हैं वो लोकी को गोद नहीं लेते हैं, बल्कि लोकी को उसके फादर लोफी को वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं, जिस वजह से जो थॉर होता है वो ओडिन का एकलौता बच्चा होता है। और एकलौता होने के कारण ये वाला थॉर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। मतलब इसको बस टाइम पास करना, पार्टीज करना, मस्ती करना, बस यही सारी चीज़ें पसंद होती है। इसके कुछ टाइम बाद ही जो ओडिन होते हैं वो अपने ओडिन स्लीप में चले जाते हैं और जो फ्रीगा होती है वो भी कुछ काम से एसगार्ड छोड़कर बाहर चली जाती है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर थॉर जो होता है वो अपने साथियों के साथ अर्थ पे आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाल सा पार्टी करता है अर्थ पे। लेकिन उसके पार्टी की वजह से जो अर्थ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और बस इतना ही नहीं, थॉर अपने साथियों के साथ मिलकर अर्थ के बहुत सारे पॉपुलर चीज़ों को भी तोड़ देता है। और इन्हीं सब के दौरान जो थॉर होता है वो जेन फॉस्टर से भी मिलता है और वो दोनों बहुत ही कम टाइम में आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर जो जेन फॉस्टर होती है वो भी सब कुछ भुला करके थॉर के साथ एंजॉय करने लगती है, पार्टी करने लगती है। लेकिन इन सब चीज़ों से जो शील्ड वाले लोग होते हैं वो थॉर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग कैप्टन मार्वल को बुलाते हैं थॉर को समझाने के लिए। फिर कैप्टन मार्वल थॉर के पास जाती है और उसको समझाती है कि ये पार्टी अभी बंद कर दो, लेकिन थॉर बात नहीं मानता है और इन सब चीज़ों के कारण उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। लेकिन थॉर फिर भी नहीं मानता है, और क्योंकि थॉर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि थॉर को एक सुनसान जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे कोई भी ना हो और उसको अच्छे से समझाएंगे। इन सब के बीच में वो लोग प्लान भी बनाते हैं कि थॉर पे एक न्यूक्लियर बम मारेंगे और उसको और अच्छे से समझाएंगे। मगर ये सारी चीज़ें जेन फॉस्टर को पता होता है, इसीलिए वो एसगार्ड में हेमडाल को कांटेक्ट करती है। जिसके बाद जो हेमडाल होता है वो उसको एसगार्ड में बुला लेता है। फिर वो हेमडाल को सारी चीज़ें बताती है कि थॉर और उसके दोस्तों ने मिलके अर्थ पे क्या क्या कांड किए हैं। जिसके बाद हेमडाल जो होता है वो जेन फॉस्टर को फ्रीगा के पास भेज देता है। फिर जेन फॉस्टर फ्रीगा के पास जा करके उसको भी सब कुछ सच सच बता देती है कि थॉर और उसके साथियों ने मिलकर अर्थ पे क्या क्या कांड किए हैं। तो फ्रीगा ये सब सुनते ही थॉर के पास जाती है उसको समझाने के लिए, और जो शील्ड वाले लोग होते हैं वो फ्रीगा को देख करके अपना बॉम्ब मारने का प्लान भी जो होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर थॉर जो होता है वो फ्रीगा की बात समझ जाता है और पार्टी को बंद कर देता है, और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अर्थ पर जो चीज़ उसने खराब की होती है उन सारी चीज़ों को भी धीरे धीरे करके ठीक कर देता है। फिर जब फ्रीगा थॉर को मिलने नीचे अर्थ पे जाती है तब थॉर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पढ़ाई करते हुए मिलता है फ्रीगा को। जिसके बाद जो थॉर होता है वो जेन फॉस्टर से मिलने जाता है, बात करने जाता है, मगर तभी वो देखता है क्या कि एक बहुत बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसमें से एक रोबोट की बहुत बड़ी आर्मी निकल रही होती है। और फिर निकलता है अल्ट्रॉन जिसके पास ऑलरेडी 6 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे हुई ये हमें इस एपिसोड में नहीं बताया जाता है, और ये वाला एपिसोड जो होता है वो यहीं पे एंड हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 8 जिसका नाम होता है व्हाट इफ अल्ट्रॉन वॉन।
इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही वॉचर हमें बताता है कि जैसे एक यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को क्रिएट किया था और अल्ट्रॉन ने अपने लिए एक वाइब्रेनियम की बॉडी बनाई थी जिसमें वह चाहता था कि वो खुद को ही अपलोड कर दे, मगर ऐसा हो नहीं पाया था। मतलब एवेंजर्स ने उसे वहाँ पर रोक लिया था और जो अल्ट्रॉन होता है वो अपने आप को उस बॉडी में अपलोड नहीं कर पाया था, जिसके बाद वही बॉडी आगे चलकर विजन बनती है और विजन और एवेंजर साथ मिलकर अल्ट्रॉन को उस यूनिवर्स में हरा देते हैं। लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर अल्ट्रॉन जो होता है वो एक वाइब्रेनियम की बॉडी भी बनाता है और उसके अंदर अपने आप को अपलोड करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, जिसके बाद वह उस दुनिया के सारे एवेंजर्स को मार देता है और फिर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पे बहुत सारे न्यूक्लियर बम्स गिराता है, जिसकी वजह से उस दुनिया के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दो ऐसे सुपर हीरोज होते हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं, जिनका नाम होता है ब्लैक विडो एंड हॉकाई। बट जब इस यूनिवर्स में थैनोस जो होता है वो 5 इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करके आता है माइंड स्टोन को लेने के लिए, तो जो अल्ट्रॉन होता है वो उसको बीच बीच से ही चीर देता है और फिर 5 इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास ले लेता है। जिसके बाद अल्ट्रॉन जो होता है उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ चुके होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है। जिसके बाद स्टोन्स की पावर को यूज़ करके वो अपने लिए रोबोट की बहुत बड़ी आर्मी बनाता है और फिर वह उस यूनिवर्स के प्लेनेट को एक एक करके धीरे धीरे करके तबाह करने लगता है। और इधर जो ब्लैक विडो और हॉकाई होते हैं वो अल्ट्रॉन को हराने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। फिर वह दोनों रसिया चले जाते हैं जहाँ पे वो एक केजीबी के हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक आर्निम जोला की फाइल मिलती है। आर्निम जोला हाइड्रा के लिए काम करता था और जब वह मर गया था तो हाइड्रा वाले ने उसको एक एआई में कन्वर्ट कर दिया था। जिसके बाद उस फाइल की मदद से उन्हें यह पता चलता है कि आर्निम जोला का एआई जो है वह साइबेरिया के किसी हिडन बेस में छुपा हुआ है। जिसके बाद वह दोनों सीधा साइबेरिया के लिए निकल जाते हैं। वहां जाते ही वह जोला के एआई को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद हॉकाई जो होता है वो अपने तीर में उस एआई को लोड कर लेता है, बट वहीं पे अल्ट्रॉन्स के बहुत सारे रोबोट्स का हमला हो जाता है। जिसके बाद हॉकाई जो होता है उनमें से एक रोबोट पे अपना तीर को अटैक कर देता है और वह तीर सीधा उस रोबोट के लगता है और जो जोला होता है वह उस रोबोट के अंदर चला जाता है और जो मेन अल्ट्रॉन होता है उसको ख़त्म करने की मतलब उसको अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वह मेन अल्ट्रॉन को ख़त्म नहीं कर पाता है क्योंकि जो मेन वाला अल्ट्रॉन होता है वह इस टाइम पे इस वाले यूनिवर्स में मौजूद नहीं होता है। जिसके बाद यह सब देखकर वह सारे रोबोट्स एक साथ मिलके उन दोनों पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद जो हॉकाई होता है वो अकेले ही इन सारे रोबोट्स का सामना करता है और अपनी जान को कुर्बान करके ब्लैक विडो की जान को बचा देता है। जिसके बाद जो ब्लैक विडो होती है वो इस पूरे यूनिवर्स में अकेले बच जाती है। इधर दूसरी तरफ जो अल्ट्रॉन होता है वो यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स को तबाह कर चुका होता है। इस पॉइंट तक वह इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि जो वॉचर होता है वो उसके बगल में ही बात कर रहा होता है और वो वॉचर को बात करते हुए सुन लेता है और ना ही सिर्फ सुन लेता है बल्कि उसको वहाँ पे वो देख भी सकता था। और देखते देखते अल्ट्रॉन जो होता है वॉचर के डायमेंशन के अंदर चला जाता है और इस डायमेंशन के अंदर जाते ही वो वॉचर से फाइट करने लगता है। यहाँ जाने के बाद अल्ट्रॉन पूरे मल्टीवर्स को देख लेता है और डिसाइड करता है कि अब वह पूरे मल्टीवर्स को ही मिटा देगा, लेकिन ऐसा करने से पहले उसको वॉचर को जान से मारना पड़ेगा। तो फिर वह उसको जान से मारने की कोशिश करने लगता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में वॉचर जो होता है वो अल्ट्रॉन से हारने लगता है और इसके लिए वॉचर को वहां से भागना पड़ता है। तो जो वॉचर होता है वो टेलीपोर्ट करता है और सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में चला जाता है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। बट इस पॉइंट तक वॉचर को रियलाइज हो जाता है कि वो अकेले इतने पावरफुल अल्ट्रॉन को नहीं हरा सकता है, इसीलिए उसको बाकी सारे सुपर हीरोज के भी मदद लेना पड़ेगा अल्ट्रॉन को हराने के लिए। और इसके बाद मल्टीवर्स को बचाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी कसम को भी तोड़ देगा और जिसके साथ साथ ही यह वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। जिसके बाद स्टार्ट होता है हमारा फाइनल एंड द लास्ट एपिसोड नंबर 9 जिसका नाम होता है व्हाट इफ
वॉचर ब्रोक हिज ओथ, मतलब क्या होता अगर वॉचर जो है वो अपना कसम तोड़ देता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वॉचर जो होता है वो अल्ट्रॉन से अपनी लड़ाई हारने के बाद एक टीम बना रहा होता है, जिसमें वो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को भर्ती करने जाता है। और यह वाला डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वह सबसे पहले इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को भर्ती करता है। इसके बाद वह कैप्टन कार्टर को भर्ती करने जाता है। यह कैप्टन कार्टर वही होती है जो स्टीव रॉजर्स के जगह पे कैप्टन बनी होती है। इसके बाद वह किलमॉन्गर को भर्ती करने जाता है। यह वाला किलमॉन्गर वही होता है जिसने अपने यूनिवर्स में टोनी स्टार्क और ब्लैक पैंथर दोनों को मार दिया था। जिसके बाद वह टीचाला को भर्ती करने जाता है, और यह वाला टीचाला वही होता है जो अपने यूनिवर्स में स्टार लॉर्ड कहलाता है। जिसके बाद वह थॉर को भर्ती करने जाता है, और यह वाला थॉर वही होता है जो अपने यूनिवर्स में अपने माता पिता का इकलौता चाइल्ड होता है। जिसके बाद वह गमोरा को भर्ती करने जाता है, और यह वाली गमोरा जो होती है वो अपने यूनिवर्स में थैनोस को ऑलरेडी मार चुकी होती है और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह भी कर दिया होता है। जिसके बाद वॉचर जो होता है उसके टीम में कुल 6 मेंबर हो जाते हैं, जिनमें से डॉक्टर स्ट्रेंज, किलमॉन्गर, कैप्टन कार्टर, थॉर, स्टार लॉर्ड, टिचाला एंड गमोरा, ये सब उस टीम के मेंबर होते हैं। और वॉचर अपनी इस टीम को नाम देता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। और इसके बाद वॉचर जो होता है वो अपनी टीम को अल्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से ये वाला अल्ट्रॉन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया और अब वह पूरे मल्टीवर्स को ही मिटा देना चाहता है, और इसीलिए अब उन सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और इस वाले अल्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा। जिसके बाद सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें जो गमोरा होती है वो सबको बताती है, एक मशीन दिखाती है जिस मशीन का नाम होता है इन्फिनिटी क्रशर, और वह उन सबको बताती है कि इस मशीन का यूज़ करके उसने अपने यूनिवर्स में सारे इन्फिनिटी स्टोन को क्रश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो इसीलिए सारी टीम मिलकर डिसाइड करती है कि हम यही वाले मशीन को यूज़ करेंगे, अल्ट्रॉन के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर देंगे और उसको हरा देंगे। जिसके बाद वॉचर जो होता है उन सबको एक ऐसे यूनिवर्स के प्लेनेट में टेलीपोर्ट कर देता है जो प्लेनेट पूरी तरह से खाली होता है। जिसके बाद अल्ट्रॉन को भी इन सब चीज़ों का पता चल जाता है और वो भी वहाँ आ जाता है इन सबको मारने के लिए। जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और अल्ट्रॉन के बीच में एक भयानक फाइट होता है। फिर जो टीम के कुछ मेंबर्स होते हैं वो इस वाले यूनिवर्स को छोड़ के दूसरे वाले यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर जाते हैं, जिस यूनिवर्स से अल्ट्रॉन एक्चुअली में बिलोंग करता था। और वहाँ जाते ही उन सब की मुलाकात सबसे पहले ब्लैक विडो से हो जाती है, और फिर ब्लैक विडो जो होती है वो भी इस टीम का हिस्सा बन जाती है। और फिर पूरा टीम मेंबर्स मिल करके अल्ट्रॉन से फाइट करते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं। और फिर जो गमोरा होती है वो अपना मशीन का यूज़ करके अल्ट्रॉन के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह करने का कोशिश करती है, बट जो अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो तबाह नहीं हो पाते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर हमारे हीरोज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर अल्ट्रॉन उन सबको बताता है कि हर एक यूनिवर्स का जो इन्फिनिटी स्टोन होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए उनकी मशीन अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह नहीं कर पाई। जिसके बाद लड़ाई फिर से चालू हो जाती है और इस बार जो अल्ट्रॉन होता है वह उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। फिर ब्लैक विडो जो होती है उसको याद आता है कि उसके पास वह वाला तीर अभी भी है जिसमें उसने और हॉकाई ने मिल करके जोला के एआई को लोड किया था। जिसके बाद वह कैप्टन कार्टर की मदद से अल्ट्रॉन पे वह वाला तीर फायर कर देती है और वह तीर सीधे जा करके अल्ट्रॉन को लग जाता है। जोला अल्ट्रॉन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और फिर देखते देखते जोला का जो एआई होता है वो अल्ट्रॉन की बॉडी को अंदर से ही पूरा खत्म कर देता है, मतलब अल्ट्रॉन को अंदर से पूरा डिलीट कर देता है। जिसके बाद जो अल्ट्रॉन होता है उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है और अल्ट्रॉन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे ही किलमॉन्गर ये सारी चीज़ें देखता है वैसे ही वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पास हासिल कर लेता है और फिर अपने ही दोस्तों पे हमला करने लगता है, उनको मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फिर जो जोला का एआई होता है जो अल्ट्रॉन की बॉडी में होता है वो भी कोशिश करने लगता है इन स्टोन्स को अपने पास लेने की, मतलब पाने की। जिसके बाद दोनों के बीच में स्टोन्स के लिए बहुत मारामारी होने लगता है। फिर ये सब देख के हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जो होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को एक जगह पे कैद कर दिया जाए ताकि इन दोनों के खतरनाक इरादों से मल्टीवर्स को बचाया जा सके।
और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक का यूज़ करके उन दोनों को एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद कर देते हैं, जहां पर वो दोनों हमेशा के लिए एक ही जगह पे अटक जाते हैं, जम जाते हैं। और फिर जो वॉचर होता है उन सबको बताता है कि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी यहाँ हुआ, ये सब चीज़ें उसे पहले से ही पता थी, बट न बताना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। जिसके बाद वह उन सबको एक एक करके अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेजने लगता है, जिसमें से सबसे पहले वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके अपने यूनिवर्स में भेज देता है और उनको एक जिम्मेदारी देता है कि आपको इस पॉकेट डायमेंशन का रक्षा करना है, निगरानी करना है, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई तबाही होने से पहले ही बचाया जा सके। जिसके बाद वॉचर जो होता है वो गमोरा, कैप्टन कार्टर, टिचाला और थॉर चारों को अपने अपने यूनिवर्स में भेज देता है। लेकिन जो ब्लैक विडो होती है वो अपने यूनिवर्स में जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके यूनिवर्स में कुछ बचा ही नहीं होता है। अल्ट्रॉन ने ऑलरेडी सब कुछ तबाह कर दिया होता है, तो इसके लिए वॉचर जो होता है वो ब्लैक विडो को उस वाली यूनिवर्स में भेज देता है जहाँ पे हैंक पिम ने सारे एवेंजर्स को मार दिया था। लेकिन लोकी वहाँ पे कब्जा ऑलरेडी कर चुका होता है, और वहीं पे जो हमारा निक फ्यूरी होता है वो कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल के साथ मिल करके उस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद ब्लैक विडो जो होती है वो उस टीम में शामिल हो जाती है और वहाँ पे लोकी को हरा देती है। इसके बाद हमें वॉचर को दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि उसने कसम खाई थी कि वह मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स के किसी भी इवेंट में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार उसे एक न्यू कसम खानी पड़ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में मल्टीवर्स की देखभाल करनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा फाइनल एपिसोड का एंड क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो कैप्टन कार्टर होती है वो अपने यूनिवर्स के अंदर एक समुद्री लुटेरे के जहाज पे पहुंच चुकी होती है, और अंदर जाते ही उसे हावर्ड स्टार्क का बनाया हुआ हाइड्रा स्टॉपर दिख जाता है, जिसके अंदर स्टीव रॉजर्स होता है कि नहीं होता है ये हमें अगले सीजन में पता चलेगा। और इसी के साथ यह वाला पूरा सीरीज यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको व्हाट इफ के सीजन 1 का यह वाला रिकैप? अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर से बताइएगा। और अगर गलती से घूमते फिरते कहीं इस चैनल पे आ गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ऑसम सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।